नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉनसून में होने वाली एक घातक बीमारी मलेरिया के बारे में। मलेरिया को जितना सिंपल समझा जाता है उतना है नहीं। मलेरिया एक घातक बीमारी है। हर साल हमारे देश में कई मृत्यु इसकी वजह से होती है और उसमें ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से होती है। तो इस वीडियो में हम मलेरिया होने की वजह के बारे में जानेंगे, मलेरिया किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसके बारे में जानेंगे, मलेरिया की ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है और उसको होने से किस प्रकार से रोका जा सकता है, साथ ही में मलेरिया वाले व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरी इस चैनल पर सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सके उस प्रकार से सामान्य भाषा में हेल्थ से जुड़ी माहिती, मेडिसिन से जुड़ी माहिती और बीमारियों से जुड़ी माहिती के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो कृपया अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मलेरिया की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले समझेंगे कि इसकी होने की वजह क्या है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके इन्फेक्शन की वजह से यह बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए उन्हें किसी दूसरे सजीव पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए इनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उनकी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा वह मच्छर में बिताते हैं और फिर कुछ जो लाइफ साइकिल का हिस्सा होता है वह इंसानों में बिताते हैं और इस प्रकार से ये दोनों जो होस्ट हैं उन पे डिपेंडेंट इनकी लाइफ साइकिल होती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, उस व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है और फिर वह मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है, तब जाकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह मलेरिया बीमारी फैलती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया फैलाने वाले ये जो मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, वह एनोफिलिस प्रजाति के होते हैं और सामान्यतः एनोफिलिस प्रजाति के जो मादा मच्छर जो होती है वही इंसानों को काटती है। ये जो मादा एनोफिलिस मच्छर जो है अपने अंडों के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड में से जो प्रोटीन होता है उसका उपयोग करते हैं और ह्यूमन ब्लड में रहा हुआ जो आयरन जो है उसका उपयोग करते हैं। इस वजह से ये जो मादा एनोफिलिस मच्छर होती है वही इंसानों को काटती है। एनोफिलिस प्रजाति के नर जो होते हैं, जो मेल जो मॉस्किटोज होते हैं, वह इंसानों को नहीं काटते। तो इस प्रकार से मादा एनोफिलिस मच्छर जो है वही मलेरिया का वहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करते हैं। ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि मलेरिया जो है मच्छर से होने वाली बीमारी है, पर हमें यहाँ पे सटीक तौर पर समझना पड़ेगा कि मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है। मॉस्किटो जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट का वहन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो मलेरिया होने की वजह जो है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, मच्छर नहीं है। पर मच्छर जो है यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो मलेरिया फैलने का जो वजह है वह मच्छर है और मलेरिया होने की जो वजह है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। सामान्यतः इंसानों में 5 प्रकार के जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह इन्फेक्शन कर सकते हैं, मलेरिया कर सकते हैं। तो इसमें से जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है वह सबसे डेंजरस है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा घातक होते हैं और ज्यादातर डेथ जो होती है मलेरिया की वजह से वह प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से पाई जाती है। दूसरे जो प्लाज्मोडियम जो है उनकी अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोलेसी, जो ये जो प्रकार के जो प्लाज्मोडियम है इनकी वजह से भी मलेरिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवले की वजह से जो मलेरिया होता है उसके जो लक्षण जो होते हैं वह ज्यादा घातक टाइप के नहीं होते। यह एक माइल्ड टाइप का मलेरिया होकर ठीक हो जाता है। पर ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम वाला जो मलेरिया है वह ज्यादा घातक होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं ज्यादा घातक दिखाई देते हैं और ज्यादातर मृत्यु जो होती है वह प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से होती है। पृथ्वी पर ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारी बारिश होती है, वहां पे बहुत सारे जंगल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के और भी जो जंतु होते हैं वह डेवलप होने की एक पर्याप्त पर्यावरण वहां पे उनको मिल जाता है। इस वजह से जो पृथ्वी पर जो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पर कई प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं और यह मच्छर होने की वजह से ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उसका वहन होता रहता है। इस वजह से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में मलेरिया के केसेस काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीका खंड की काफी सारी जो कंट्रीज है उनमें काफी सारे मलेरिया के केस होते हैं हर साल और काफी सारी मृत्यु होती है और उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो होते हैं ज्यादा अफेक्ट होते हैं और बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु ज्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से मलेरिया एक घातक बीमारी है। हमारा जो देश है वह भी यही रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में। इस वजह से हमारे देश में भी काफी सारे साल के दौरान काफी सारे केसेस जो है वो मलेरिया के पाए जाते हैं और मानसून के टाइम पर मच्छरों का ग्रोथ ज्यादा होता है। इस वजह से मानसून के वक्त इनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एनोफिलिस मॉस्किटो जो होते हैं उनका एक्टिव होने का जो समय होता है वह सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है उस वक्त ज्यादा होता है। तो इस वजह से जब सूर्यास्त होने का जो समय होता है वहां से लेकर के पूरे रात के दौरान और फिर दूसरा दिन जो सुबह जो सूर्योदय का समय होता है उस दौरान ये मच्छर ज्यादातर लोगों को काटते हैं। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर है वह ज्यादातर
रात को काटते हैं, और इसका उल्टा डेंगू करने वाले जो मच्छर है एडिस इजिप्टी वह ज्यादातर दिन के दौरान काटते हैं। और यहाँ जो एनोफिलिस मॉस्किटोज जो है जो मलेरिया फैलाते हैं, यह मॉस्किटो सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम पे ज्यादा काटते हैं, उस वक्त वह ज्यादा एक्टिव होते हैं और उस दौरान प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि जब मॉस्किटो इंसान को काटता है वहां से लेकर के उसमें लक्षण दिखाई देता है, उस दौरान क्या क्या होता है शरीर में। मादा एनोफिलिस मच्छर जब किसी मलेरिया वाले व्यक्ति को काटती है, उस दौरान वह जो खून चूसती है, उस खून के द्वारा उस मलेरिया वाली व्यक्ति में से प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो होते हैं वह मच्छर में आते हैं और मच्छर के आंतड़ों में उनका डेवलपमेंट होता है। और उस डेवलपमेंट के बाद मच्छर की जो लाल ग्रंथि होती है, सलाइवा जो होती है, उसके अंदर यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वह इकट्ठे होते हैं। और जब यह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटते हैं जिसको मलेरिया नहीं है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति को जब ये इन्फेक्टेड मच्छर जो है वह काटता है, तो उस व्यक्ति में इस मच्छर की लाल के द्वारा स्किन पर ब्लड चूसने के दौरान यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वह एंटर कर जाते हैं और इस वजह से उनकी स्किन के माध्यम से वहां की जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है, जो रुधिर वाहिकाएं होती है छोटी छोटी, उनके अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंटर होता है और उस ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वह व्यक्ति के लीवर तक पहुंचता है। लीवर में पहुंचने के बाद यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वह लीवर में 10-15 दिन तक मल्टीप्लाई होता रहता है और मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी हजारों की संख्या हो जाती है। तब तक व्यक्ति में कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, पर जब यह जो लीवर में जब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है और ये हजारों की संख्या में ये जब मल्टीप्लाई हो गए हैं, तब अचानक से लीवर से निकलकर वह ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, यानी कि ब्लड का जो हमारा सर्कुलेशन है उसमें वापस से एंटर करते हैं। और उस वक्त से हमारे जो शरीर में लक्षण पाए जाते हैं, शुरू होते हैं लक्षण होने का। उसमें सबसे पहला लक्षण जो पाया जाता है बॉडी एक, हेडेक और फीवर आना शुरू होता है। तो ये जो हजारों की संख्या में जब ये जो पैरासाइट है वह ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं जो होती है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर एंटर करते हैं और रेड ब्लड सेल में यह पैरासाइट एंटर करने के बाद इन सेल में इनका और भी मल्टीप्लिकेशन होता है। रेड ब्लड सेल में और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जब रेड ब्लड सेल में से यह पैरासाइट निकलकर दूसरे रेड ब्लड सेल में एंटर करते हैं, तो उस वक्त फीवर का एक स्पाइक आता है, यानी कि फीवर तेजी से बुखार आता है उस दौरान। और इस वजह से आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि मलेरिया का जो बुखार जो होता है वह थ्रू आउट कंटिन्यूस नहीं होता सभी पेशेंट में। ज्यादातर पेशेंट में क्या होता है कि अचानक से बुखार बहुत तेजी से आता है और फिर अचानक से बुखार चला जाता है और कुछ टाइम के बाद वापस से बुखार तेजी से आता है और वापस से चला जाता है। तो ये जो मैंने आपको 5 प्लाज्मोडियम के जो टाइप्स बताए थे, फाल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवले, मलेरिया और जो न्यूलियसी, जो ये जो 5 जो प्रकार के जो प्लाज्मोडियम जो है वह कौन से प्रकार के प्लाज्मोडियम से व्यक्ति में इन्फेक्शन हुआ है उसके आधार पर उसका फीवर का नेचर पता चलता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवले जो इस प्रकार के जो प्लाज्मोडियम है उनका जब कभी इन्फेक्शन होता है तो बुखार सामान्यतः 2 दिन छोड़ के आता है, यानी हर तीसरे दिन पर बुखार आता है और इस बुखार को कहते हैं टर्शियन फीवर। पर जो ज्यादातर जिसके केसेस पाए जाते हैं वो प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में बुखार आने की जो रिदम है वह 36 से 48 घंटे पे बुखार रिपीट होता रहता है सामान्यतः। पर काफी सारे केसेस ऐसे देखे गए कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के ऐसे केसेस जिनमें बुखार जो होता है हल्का हल्का कंटिन्यूस रहता है और फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे स्पाइक दिखाई देता है। और इस वजह से हम यह जो क्लासिकल जो साइन है बुखार आने की, उसी के आधार पर इसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते, उसके अलावा हमें और रिपोर्ट भी करवाने जरूरी हो जाता है। और जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की जो कंट्रीज है, जैसे हमारे देश में कोई भी अगर बुखार का केस है तो उसको एक बार मलेरिया के लिए जांचना जरूरी हो जाता है, उसका ब्लड सैंपल लेकर के उसको पता करना रहता है कि ये कहीं मलेरिया तो नहीं है। तो फिर से हम आ जाते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मच्छर के काटने के बाद यह लीवर तक पहुंचता है, लीवर में मल्टीप्लिकेशन होता है और लीवर के बाद ये वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आता है। वहां जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, उनके अंदर एंटर करता है और फिर उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर वापस उनके अंदर से रेड ब्लड सेल का लाइसिस होता है, उस रेड ब्लड सेल को डैमेज कर देता है, तोड़ देता है और उसमें से ये बहुत सारे जो पैरासाइट्स है वह निकलकर ब्लड स्ट्रीम में दूसरे जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और इस प्रकार से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसकी चपेट में आते हैं और रेड ब्लड सेल्स का लाइसिस होना शुरू होता है, यानी कि उनकी संख्या घटती जाती है। और इस प्रकार से बहुत सारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं और इस दौरान अगर वापस से कोई मादा एनोफिलिस मच्छर इस व्यक्ति को काटती है तो उस दौरान जो ब्लड चूस लेती है उस ब्लड के माध्यम से उस मच्छर में वापस से यह प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स है वह एंटर करते हैं और वह मच्छर जब दूसरे किसी व्यक्ति को काटता है तो वापस इसी प्रकार से यह साइकिल रिपीट होती है। तो इस प्रकार से मलेरिया के एक व्यक्ति से सामान्य दूसरे व्यक्ति में मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वह फैलता जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब कभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है
उस दौरान ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब लीवर वाले स्टेज में होता है, जब लीवर में आके इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर पी वाइवेक्स में से कुछ इस प्रकार के फॉर्म में पैरासाइट अपना इस प्रकार का फॉर्म लीवर में जमा करता है या फिर वहां पे काफी लंबे वक्त तक स्टे करता है, जो काफी महीनों के बाद या फिर काफी साल के बाद भी वापस से यह जो मलेरिया वह रिलैप्स हो सकता है, यानी कि उसमें से लीवर में से निकलकर काफी महीनों के बाद यह वापस से उस पेशेंट में मलेरिया करवा सकता है। तो पी वाइवेक्स जो है उसमें इस प्रकार का ये जो रिलैप्स होने का जो मैकेनिज्म है वह देखा जाता है, क्योंकि पी वाइवेक्स का एक जो रूप होता है, उनका जो प्लाज्मोडियम का जो रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उस दौरान एक स्टेज ऐसा होता है कि वो वाले स्टेज में जो उनके जो पैरासाइट्स होते हैं वह लीवर में लंबे वक्त तक काफी महीनों और सालों तक उसमें स्टे कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति में जब हम ट्रीटमेंट के दौरान जब उसको ठीक कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ साल के बाद या कुछ महीनों के बाद वापस से यह जो मलेरिया है वह रिलैप्स हो सकता है। उसकी कंपैरिजन में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है उसमें इस प्रकार का सिस्टम नहीं देखा जाता, उनमें यह मैकेनिज्म नहीं होता। तो जब कभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति में कुछ महीनों के बाद में वापस से मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीवर वाला जो स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का मल्टीप्लिकेशन का, उस दौरान व्यक्ति में सामान्यतः कोई लक्षण नहीं पाए जाते, पर उसके बाद जब लीवर में से यह पैरासाइट्स रिलीज होकर ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, उस दौरान बुखार आना शुरू होता है। लीवर में से ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद रेड ब्लड सेल में जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, उस दौरान लक्षण जो होते हैं वह काफी कम हो जाते हैं। और जब कभी जो ये आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, उनमें इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जब आरबीसी को तोड़ने के बाद डिस्ट्रक्ट करने के बाद वापस से ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं जब ये पैरासाइट, उस दौरान बुखार वापस से आता है तेजी से। इस प्रकार से ये जो रिदम जो होती है बुखार की, वह मलेरिया के पेशेंट में पाई जाती है। मलेरिया में आने वाला बुखार जो है वह एक खास प्रकार का है। उसमें क्या होता है कि शुरू में व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को शुरू में काफी तेज ठंड लगती है, फिर उसके बाद काफी तेज कपकपी शुरू होती है और उसके बाद काफी तेज बुखार आता है और कुछ ही समय में बहुत सारा पसीना निकलता है शरीर से और टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो है यह इसकी खास लाक्षणिकता है मलेरिया बुखार की। पी फाल्सिपेरम से अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि 36 घंटे से लेकर 48 घंटे के दौरान इस प्रकार का बुखार आता रहता है। वह जो ड्यूरेशन है उसके बाद बुखार आता रहता है, पर यह क्लासिकल रूप से नहीं देखा जाता। काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनमें कंटिन्यूस बुखार रहता है और फिर इतने घंटे के बाद फीवर का एक तेज बुखार का स्पाइक आता है, ऐसा देखा जाता है। तो इस वजह से यही एक लाक्षणिकता के आधार पर हम मलेरिया का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। इसी की तुलना में पी वाइवेक्स और पी ओवरले के जो इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बुखार हर तीसरे दिन आता है, 2 दिन छोड़कर हर तीसरे दिन बुखार आएगा। तो ये उसकी क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन पी फाल्सिपेरम से है या फिर पी वाइवेक्स या ओवरले से है। पर ये एक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इसी आधार पर सभी सटीक तौर पे डायग्नोसिस हो सके। इसलिए हमें कंफर्म डायग्नोसिस के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी रहता है। ब्लड सैंपल में जो ये प्लाज्मोडियम है उसको माइक्रोस्कोप की मदद से डिटेक्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही फाइनल डायग्नोसिस हो सकता है। और लक्षणों की अगर हम बात करें तो व्यक्ति में सिरदर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना, दस्त होना, पेट दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर दर्द होना, ये जो लक्षण है वह व्यक्ति में पाए जाते हैं मलेरिया वाले व्यक्ति में। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का आरबीसी में इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो आरबीसी का जो नॉर्मल जो आकार होता है वह चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आते हैं और उस वजह से क्या होता है कि ये जो आरबीसी जो होते हैं वह रुधिर वाहिकाओं की जो दीवारें जो होती हैं उनको चिपकने लगते हैं, वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं और दूसरे जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं उनके साथ भी ये चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर ब्लड के थक्के जमने लग जाते हैं और उस वजह से वह जो हिस्सा उस ब्लड वेसल की वजह से जो सप्लाई किया जा रहा था ब्लड, उसमें रुकावट आ जाती है और इस वजह से कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस वजह से जो घातक कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है वह होता है सेरेब्रल मलेरिया, यानी कि हमारे जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो छोटी छोटी जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें यह जो आरबीसी जो होते हैं वह चिपककर दीवारों की तरफ चिपककर और दूसरे आरबीसी के साथ चिपककर वहां पे जो थक्का सा जमा देते हैं, उस वजह से वहां पे रुकावट आ जाती है और ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वह कॉम्प्रोमाइज होते हैं और कई बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ज्यादातर बच्चों में मलेरिया होने की वजह से जो डेथ का जो कारण पाया जाता है वह होता है सेरेब्रल मलेरिया। ये सेरेब्रल मलेरिया जो होता है उसका घातक कॉम्प्लिकेशन होता है। साथ ही में ये जो आरबीसी जो है जिनका आकार चेंज हो गया है, जिनका जो नॉर्मल फंक्शन है वह चेंज हो गया है, उनकी जो नॉर्मल जो सरफेस है वह चेंज हो गई है, उस वजह से क्या होता है ये एबनॉर्मल आकार के जो आरबीसी होते हैं वह हमारा स्प्लीन में जाकर के वहां पे ट्रैप होते हैं और स्प्लीन जो होती है वह ऐसे आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करती जाती है तेजी से और हमारे शरीर में आरबीसी का मात्रा जो होती है वह
कम होना शुरू होती है और उस वजह से ये जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं एनीमिया। यानी कि जो ये जो आरबीसी है उसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो होता है सांस के द्वारा जो हम लेते हैं उसका वहन करने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी पे रहा हुआ होता है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो ये जो हीमोग्लोबिन जो है उसका भी यूज पैरासाइट कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और इस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है और इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो ये खून की कमी होने की वजह से व्यक्ति जल्दी से थक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और इस प्रकार के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ व्यक्ति में फेफड़ों में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से भी ये सांस की जो तकलीफ है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी काफी सारी डेथ होती है मलेरिया की वजह से। कुछ पेशेंट्स में लीवर की साइज बढ़ जाती है जिस कंडीशन को अंग्रेजी में कहते हैं हिपेटोमेगाली और उसी प्रकार से काफी सारे पेशेंट्स में स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है जिसे कहते हैं स्प्लेनोमेगाली। तो इस प्रकार के ये जो साइंस है वह भी मलेरिया के पेशेंट में पाई जाती है। यह जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो हीमोग्लोबिन जो है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है और इस प्रकार से कुछ जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका हिस्सा किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस वजह से यूरिन में जो है वह हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जा सकती है। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरिन जो है उसमें इस प्रकार से ब्लड के जो कंपोनेंट ये जो हीमोग्लोबिन है वह पाए जाते हैं। ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का कुछ पार्ट है उसको निकालने के लिए जो किडनी काम करती है तेजी से, उस वजह से उसके साथ साथ किडनी जो है वह पानी का भी निकाल कर देती है। उस वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन भी देखी जा सकती है और ये डिहाइड्रेशन की वजह से यह जो मलेरिया का जो केस है वह और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस प्रकार से किडनी के द्वारा काफी ज्यादा मात्रा में पानी का भी निकाल कर दिया जाता है और साथ ही में बुखार की वजह से भी स्किन के द्वारा काफी सारा पानी जो है वह पसीना बनकर बाहर निकाल दिया जाता है शरीर को ठंडा रखने की कोशिश के दौरान। तो इस वजह से काफी सारे पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी ये जो मलेरिया का जो केस होता है वह काफी ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस प्रकार से मलेरिया वाला जो पेशेंट होता है उसमें सामान्यतः बुखार आना, सिर दर्द होना, शरीर दर्द करना, जॉइंटों में दर्द होना, साथ ही में पेट दर्द होने की शिकायत सामान्यतः पाई जाती है और कॉम्प्लिकेशन होने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशाब में जलन होती है और पेट दर्द जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है लीवर और स्प्लीन की साइज बढ़ने की वजह से। और साथ ही में जब कभी यह कॉम्प्लिकेशन सेरेब्रल मलेरिया के तौर पर देखा जाए, ब्रेन में जब इसका कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस वजह से व्यक्ति के कोमा में जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण जो है मलेरिया के पेशेंट में दिखाई देते हैं और इस वजह से काफी सारी डेथ होती है। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया जिस व्यक्ति को हुआ है उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं। तो इसमें सटीक एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें ब्लड जो होता है उसके कुछ ड्रॉप्स जो स्लाइड होती है कांच की उसके ऊपर रखकर उसको स्प्रेड करके उसकी थिन या थिक फिल्म बनाई जाती है और वो जो स्मीयर बनाया गया है, जो लेयर बनाया गया है ब्लड का, उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसमें देखना होता है कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो है कि नहीं है और है तो किस प्रकार का है और उसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ब्लड के अंदर। उसके आधार पर पैरासाइट का जो लोड है ब्लड में वो कितना है उसका अंदाज लगाया जा सकता है और किस प्रकार का पैरासाइट है यानी वाइवेक्स है, फाल्सीपेरम है या ओवल है, उसका आकार देखकर वह भी निर्धारित किया जा सकता है। और इस प्रकार से ये जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है थिक और थिन ब्लड स्मीयर बना के फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, ये जो होता है वह सटीक तौर पर यूज किया जाता है और इसी से फाइनल डायग्नोसिस निकल के आता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अलावा एक और टेस्ट होता है जिसमें एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक किट का यूज किया जाता है। उसमें एंटीजन कुछ होते हैं जो प्लाज्मोडियम के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसका यूज किया जाता है एंटीजन के तौर पे और उसके प्रति ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है कि नहीं और उस प्रकार से उनको डिटेक्ट किया जाता है। पर इसकी सेंसिटिविटी यानी कि सटीक तौर पर इसका पता लगाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है, यानी कि इसकी जो हम कहेंगे कि जो सटीकता है वह कम होती है, इसलिए स्पेसिफिसिटी कम होती है, सेंसिटिविटी कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर ज्यादा आधारित नहीं रह सकते। जो कंफर्म जो डायग्नोसिस होता है वह माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ही किया जाता है। इन प्लाज्मोडियम पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, वह इन्वेस्टिगेशन होता है कि जो प्लाज्मोडियम जो है उसको ब्लड में से अलग करा जाता है, उसके जो डीएनए होते हैं उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार से यह भी जो रिपोर्ट है वह सटीक होता है, हालांकि पर फिर भी क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है और हर जगह पे यह पॉसिबल नहीं है ये टेक्नोलॉजी। इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे केसों को डायग्नोसिस करने के लिए और जल्दी से निर्णय पर पहुंचने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि खर्चा कम हो इस प्रकार से डायग्नोस करने के लिए जो माइक्रोस्कोपी वाला जो तरीका है वही ज्यादा सटीक और सही बैठता है। और ये जो चेन रिएक्शन वाला और जो एंटीजन बेस्ड जो रैपिड टेस्ट जो है वह दोनों ही सब जगह पे लागू नहीं होते, इसलिए ज्यादा सही यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रहता है
और बाकी के जो 2 रिपोर्ट्स हैं वह कुछ जगह पे किए जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुखार आती है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल दी जाती है, बदन दर्द और सिर दर्द के लिए भी पैरासिटामोल काम करती है, जरूरत पड़ने पर आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफिनेक जो मेडिसिन होती है वह दी जा सकती है। और यहाँ जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उनको कम करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए कुछ एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है जिनका यूज किया जाता है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वह बहुत सालों से यूज की जा रही थी, इस वजह से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उनमें उनके प्रति रेजिस्टेंस आ गया है। इस वजह से काफी सारी कंट्रीज में ये जो क्लोरोक्विन जो है वह अच्छे से काम नहीं करती, इस वजह से कुछ और मेडिसिन की जरूरत रहती है। क्लोरोक्विन के अलावा कुछ और मेडिसिन भी है, क्विनिन, प्रीमाक्विन हो गया, मेफ्लोक्विन हो गया, यह जो मेडिसिन होती है उनका भी यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बात करें तो आर्टिमिसिनिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी, यानी कि ये कुछ इस प्रकार की मेडिसिन होती है जिनकी वजह से काफी अच्छा रिजल्ट पाया जाता है, मलेरिया के व्यक्ति को काफी अच्छे से ठीक किया जा सकता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। तो ये जो आर्टिमिसिनिन जो मेडिसिन है उसमें आर्टिमिथर और जो आर्टिसिनेट जो मेडिसिन है उसका ज्यादातर यूज किया जाता है। और इन मेडिसिन का जो प्रीमाक्विन और मेफ्लोक्विन जो है उनके साथ कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के तौर पे ये मलेरिया वाले व्यक्ति में दी जाती है। साथ ही में डॉक्सीसाइक्लिन और जो टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन है वह क्लोरोक्विन के साथ या फिर प्राइमाक्विन के साथ या फिर मेफ्लोक्विन के साथ या फिर आर्टिमिथर और आर्टिसिनेट जो है उनके साथ कंबाइंड रूप में दी जाती है। तो यह जो कौन सी ट्रीटमेंट किस व्यक्ति में ज्यादा कारगर साबित होगी वह डिपेंड करता है कि वो जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, वह जो कंट्री है, वहां पे किस प्रकार के मच्छर हैं और वह मच्छर किस प्रकार के प्लाज्मोडियम का ज्यादातर ट्रांसफर करते हैं या फिर जो उसको फैलाते हैं। तो उस प्रकार के प्लाज्मोडियम पर कौन से प्रकार का ड्रग ज्यादा काम कर रहा है वह डिपेंड करता है वहां के लोग कितने वक्त से इन प्लाज्मोडियम के टच में है और इन प्लाज्मोडियम में कितना उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लोगों का जो समुदाय होता है उनमें अलग अलग जो मेडिसिन है उनके कॉम्बिनेशन काम करते हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि इन पेशेंट्स में बार बार बुखार आने की वजह से क्या होता है कि पसीना के रूप में उनका जो पानी की जो मात्रा होती है वह शरीर में से बाहर निकल जाती है और जो यूरिन जो होता है उसके फॉर्म में भी काफी सारी मात्रा पानी की बाहर निकाल दी जाती है। उस वजह से व्यक्ति में जो डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की मात्रा की जो कमी हुई है, उसकी पूर्ति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लेना होता है, लिक्विड डाइट लेना होता है और जरूरत पड़ने पर पेशेंट को एडमिट करके उसको जो ये पाइंट वगैरह होते हैं जिसको हम सादा भाषा में कहते हैं कि बोतल वगैरह चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से पानी की मात्रा को बैलेंस किया जाता है। साथ ही में बीमार जब व्यक्ति होता है तो खाना उसकी क्षमता कम हो जाती है, इस वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो इसलिए व्यक्ति को डेक्स्ट्रोज के बोतल या फिर साथ में मल्टीविटामिन वगैरह की मात्रा भी दी जाती है। वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दी जा सकती है या फिर ओरली टैबलेट फॉर्म में भी दी जा सकती है। तो वो केस टू केस वेरी करता है कि केस कितना सीवियर है, कॉम्प्लिकेशंस कैसे हैं और व्यक्ति का ट्रीटमेंट के दौरान आउटकम कैसा आ रहा है, उसके आधार पर व्यक्ति को एडमिट करने की जरूरत है या घर पे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। बच्चों की और बुजुर्गों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है और उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस वजह से बच्चे जो होते हैं उनमें खास प्रकार के और ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है ट्रीटमेंट के दौरान। अब हम बात करेंगे मलेरिया के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी कि वह कौन व्यक्ति है जिनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उस वजह से उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी यह मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और जब कभी प्रेग्नेंट लेडी को अगर मलेरिया होता है तो उसके द्वारा जो उसका बच्चा जो अभी हुआ भी नहीं है उसको भी मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं और इस वजह से यहाँ पे केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को ब्लड देने की जरूरत होती है तो उस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो ब्लड हम उनको दे रहे हैं उसमें अगर मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट पहले से अवेलेबल है तो उस व्यक्ति को भी यह मलेरिया हो सकता है, जो बहुत ही रेयर देखा जाता है। पृथ्वी पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे इन मच्छरों के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और उनका ग्रोथ बहुत तेजी से और ज्यादा होता है। इस वजह से ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वह भी तेजी से फैलता है। तो यह जो रीजन होते हैं वह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की जो कंट्रीज होती है उनमें यह तेजी से फैलता है और काफी ज्यादा फैलता है। तो वह भी जो एरिया है जियोग्राफिकल वह रिस्क फैक्टर में गिना जाएगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि मलेरिया का जो स्प्रेड जो होता है, जिस प्रकार से मलेरिया फैलता है तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, लोगों को मलेरिया होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो इसमें एक तो क्या है कि जो मच्छर है उसका अगर स्प्रेड हम कम कर देते हैं तो भी मलेरिया के केसेस कम किए जा सकते हैं। साथ ही में जो व्यक्ति जो होते हैं वह फुल स्लीव के कपड़े पहने, यानी कि मच्छर के काटने की जगह ही ना हो। अगर फुल स्लीव के कपड़े पहनेंगे तो मच्छर के काटने की जगह कम हो गई तो भी चांसेस कम हो जाते हैं स्प्रेड होने के। साथ ही में स्किन ऊपर मॉस्किटो रेपेलेंट कुछ क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका उपयोग किया जा सकता है। रात को सोने के लिए जो बेड नेट यूज किए जाते हैं, जो मॉस्किटो नेट्स आती है कई प्रकार की, उनका यूज किया जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को मच्छर
काटने से रोका जा सकता है। साथ ही में कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि गुड नाइट है, मॉर्टिन है। तो ये जो चीजें होती हैं, उनमें रहा हुआ जो केमिकल होता है वह धीरे धीरे हवा में फैलता रहता है, और उस केमिकल की वजह से वो जो मच्छर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और वो मच्छर जो है वह निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से भी इसको फैलते हुए रोका जा सकता है। कुछ धुआं करने वाली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होती है। सामान्यतः हम इसे कछुआ छाप अगरबत्ती के नाम पे जानते हैं। यह जो स्मोक जो होता है उसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो मच्छरों को निष्क्रिय करते हैं, उनको मार देते हैं। तो इस प्रकार से मच्छरों का जो स्प्रेड होता है उसको रोका जा सकता है। साथ ही में हम हमारा घर और आसपास की जो जगह होती है उसको क्लीन रखना होता है, और हमारे घर के आसपास या पास के नजदीकी विस्तार में कहीं पे भी पानी भरा हुआ ना हो, इकट्ठा ना हो, उसके हमें ध्यान रखना होता है। और ये जो इकट्ठा हुआ वो पानी होता है, वहीं पे जो मच्छर होते हैं अपने अंडे देते हैं, और मच्छरों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वजह से स्प्रेड ज्यादा तेजी से होता है। तो हमारे आसपास की जो जगह होती है वहां पे पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल करना है। उसी के साथ साथ हमें हमारे घर में स्वच्छता रखनी है, और इस प्रकार से हम मच्छरों का जो स्प्रेड होता है उसको हम रोक सकते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि जो झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिया होते हैं, या फिर पानी के पास के जो एरियाज होते हैं, या फिर कुछ गंदे एरियाज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे मच्छर ज्यादा होने के चांसेस हैं, वहां पर फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स होते हैं जो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जहर जैसे होते हैं, उन लिक्विड्स को फॉग फॉर्म में या फिर धुआं के रूप में स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, और उसकी वजह से वो जो मच्छर होते हैं वह मर जाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। और इस प्रकार से मास लेवल पर, बड़े लेवल पर सरकार के द्वारा यह फ्यूमिगेशन का कार्य किया जाता है। स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये जो मलेरिया है वह कितना घातक है, और क्या क्या सिम्टम्स है जब हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और साथ ही में इसका स्प्रेड किस प्रकार से मच्छर के द्वारा होता है। इन चीजों का अगर हमें पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होता है, इंफॉर्मेशन होती है, तो हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और इस प्रकार से हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को, और जो हम खुद को भी, अपने आप को इस प्रकार से मच्छर से और मच्छर से फैलने वाले ये जो मलेरिया है उससे हम बचा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसका अवेयरनेस होना, स्प्रेड करना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉनसून के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी गाइडलाइंस जारी की जाती है, काफी सारे पोस्टर्स छपवाए जाते हैं, जगह जगह पे पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, स्कूल में बच्चों को बताए जाते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी पेरेंट्स की मीटिंग करवा करके उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में सेंसिटिव किया जाता है, और उनको जरूरत पड़ने पर गाइड भी किए जाते हैं, और इस प्रकार से मच्छर का स्प्रेड रोकने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ये मलेरिया का जो स्प्रेड होता है उसको रोका जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।